प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल मॉडल पेपर सोल्यूशन करवाने वाला हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि आप सभी का हिंदी का पेपर 16 फरवरी 2023 को होने वाला है और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है। ठीक है, 2023 के बोर्ड के पेपर में जैसा कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से उसका सोल्यूशन करवाने वाला हूं। और ये जो मॉडल पेपर है, इसको खुद यूपी बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया हुआ है और ये बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ है अंतिम मॉडल पेपर है। ठीक है, तो फिर बच्चों, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी को इस पूरे मॉडल पेपर को बोर्ड के पेपर के लिए तैयार करके चले जाना है। अगर आप इस पूरे मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप सभी का 70 में 70 पक्का हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। तो फिर बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और बोर्ड के पेपर में आप सभी लोग कापियाँ कैसे लिखोगे सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। और बोर्ड के पेपर में कौन कौन सी गलतियाँ आप सभी लोग करके आओगे वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जिनको आप सभी को जान करके बोर्ड के पेपर में वो गलतियाँ नहीं करना है। ठीक है, आइए यहाँ पे समझ सकते हैं। ये क्लास 10th के बच्चों का 2022-23 का अब की बार का वायरल मॉडल पेपर है। ठीक है, क्लास 10th के बच्चों का है, हिंदी का पेपर है। समय आपका बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, सेम टू सेम वही मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, पूर्णांक आपका 70 में 70 रहने वाला है, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं किए गए। ये जो पेपर है आप सभी को 2 खंड में दिए गए हैं। ठीक है, जो सबसे पहला खंड आएगा बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। ठीक है, जो कि आप सभी को उसकी संख्या रहने वाली 20। ठीक है, और 20 MCQ को यहाँ पे आप सभी को करना पड़ेगा इस OMR आंसर शीट पे। तो OMR आंसर शीट कैसे भरना है, कैसे क्या करना है, मैंने जस्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करेंगे। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा भी 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना है, शुरू से लेकर के एंड तक सभी क्वेश्चन का इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आओ सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लांतर युग? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्विवेदी युग के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको OMR में कैसे हल करोगे तो OMR हल करने का तरीका मैंने बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आओगे, पहला का यहाँ पे बी नंबर सही है तो बी यहाँ पे आकर यहाँ पे ब्लू या ब्लैक पेन से यहाँ पे आराम से भर देना। ठीक है, ऐसे तरीके से भर देना। OMR को हल करने के लिए, भरने के लिए ब्लू और ब्लैक 2 ही कलर का इस्तेमाल करना है, तीसरे अदर कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, कविता, नाटक या कहानी? तो चिंतामणि हमारा निबंध विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि गबन किसकी रचना है, यानी कि गबन के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या हरि कृष्ण प्रेमी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर बच्चों, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर लो और यही सब सारे बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। ठीक है, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया शुक्ल युग की समयावधि है। ठीक है, शुक्ल युग कब से कब तक चला था इसके बारे में बताना है। 1936 से लेकर के 43 तक, 1919 से लेकर के 38 तक, 1900 से लेकर के 18 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग का जो समय सीमा चला था वो चला था सन 1919 से लेकर के 1938 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर से, ठीक है, किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा या भेंटवार्ता या रेखा चित्र? तो प्यारे बच्चों, ये जो नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है तो ये है जीवनी। क्या है? ये है, नहीं सॉरी, यहाँ पे जीवनी नहीं है, ये आत्मकथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ठीक है, बताना है कि प्रिय प्रवास कब लॉन्च की गई थी, कब आई थी, किस युग में ये रचना पब्लिश की गई थी, इसके बारे में बताना है। द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग या प्रगतिवादी युग या छायावादी युग? प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के लिए इतना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप कोई भी पेपर या प्री बोर्ड पेपर उठा करके देखोगे तो क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हर एक साल आता है। ठीक है, तो प्री प्रवास किस युग की रचना है तो ये है द्विवेदी युग की, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध
या हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत। तो मधुशाला हो जाएगा यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की फेमस रचना है, ठीक है। इसको तैयार कर लेना, बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को अभी अभी तैयार कर लो, ठीक है। अभी देख लो, वीडियो को 2-3 बार देख लो, पूरा तैयार करके चले जाओ, इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे, इससे बाहर बिल्कुल ही नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत भारती किसकी रचना है, ठीक है। सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की। तो भारत भारती ये है मैथिली शरण गुप्त की फेमस रचना है, ठीक है। इसको तैयार कर लेना, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक काल कब से कब तक चला था, ठीक है। आधुनिक काल कब से, यानी कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। 43 से 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, 1918 से लेकर के 1936 तक, या 1936 से लेकर के 1943 तक। तो फिर बच्चों आधुनिक काल हम कब से कब तक मानते हैं, 1843 से लेकर के अब तक के समय सीमा को हम क्या बोलते हैं, आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार करके जरूर जाना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मतीराम किस युग के कवि हैं। मतीराम किस युग के कवि है, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल। तो ये है मतीराम रीति काल के कवि हैं, ठीक है। किस काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला हमारे क्वेश्चन जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है, ये है व्याकरण का क्वेश्चन, ठीक है। सभी को पता है व्याकरण से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। हास्य रस का अस्थाई भाव बताना है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा, मैंने बता रखा है बहुत ही बढ़िया से, रस छंद अलंकार करा रखा है, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो क्लास 10th हिंदी का प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से विजिट कर लेना, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव शोक, रति, हास या निर्वेद। तो हास्य रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने का मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रकाश। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार इसमें छांटना है, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो फिर बच्चों इसमें आप सभी का उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब मेरे को ये कमेंट करके बताओ कि भाई उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानोगे, कमेंट बॉक्स में अभी अभी तुरंत छाप करके बताओ। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला में कितने होते हैं, सोरठा में कितने होते हैं, कई बार बता रखा हूं, ठीक है। 3, 2 या 4 या 5। तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, ये होते हैं कुल 4 चरण। रोला और सोरठा दोनों में 4-4 चरण होते हैं, ठीक है। दोनों में होते हैं, रोला में भी होते हैं, सोरठा में भी होते हैं, दोनों में होते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण उपसर्ग सबसे पहले वाला शब्द आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आ वाला शब्द हो जाएगा। आ होगा कि बी होगा कि मान होगा कि ये अक होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग बोल रहा है तो सबसे पहले वाला शब्द यहाँ पे आ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि प्रत्यय में के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या 3 प्रकार के। तो प्यारे बच्चों जो हमारा प्रत्यय होता है मेनली 2 प्रकार का होता है, ठीक है, कई बार बता रखा हूं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो प्यारे बच्चों पीताम्बर में आप सभी का बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से रखना है, कई बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया है आंसू शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। आंसू का तत्सम रूप अश्रु या आंसू, ठीक है। तो आंसू शब्द का तत्सम यहाँ पे हो जाएगा अश्रु। अश्रु का मतलब होता है जो हमारे आंख से निकलता है, ठीक है, पानी। तो पानी नहीं होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अश्रु बोलते हैं। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, समझ सकते हो कि यड़ संधि का सूत्र है। यड़ संधि का आद्गुण अक सर्वणे दीर्घ इको यड़ची वृद्ध रेची। तो यड़ संधि का जो सूत्र होता है इको यड़ची होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और 2023 के बोर्ड के पेपर में इसे आने की संभावना है, ठीक है, तो इसको तैयार करना है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि फलश शब्द का वचन और विभक्ति बताना है, ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति और वचन होगा, एक वचन होगा कि सप्तमी विभक्ति द्विवचन होगा, कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा, कि चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होगा। तो फलश में कौन सा वचन और कौन सा विभक्ति होगा, तो ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति और एक वचन
ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है अपठत धातु का वचन और पुरुष बताना है। तो द्विवचन प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है, उत्तम पुरुष बहुवचन या मध्यम पुरुष द्विवचन। तो अपठत में हो जाएगा प्रथम पुरुष और एक वचन। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हमने 20 एमसीक्यू को कवर करवा दिया। अब अभी हम बात करेंगे खंड ब, जो कि आप सभी का पूछेगा वर्णात्मक प्रश्न के बारे में। अब इसमें आप सभी को बोर्ड के पेपर में कैसे लिखना है अब इसको समझते हैं। ठीक है, एक एक सवाल के आंसर करेंगे, आराम से देखते जाना। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आओ सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो गद्यांश इसमें पूछा गया है और इसी में से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 नंबर का यह क्वेश्चन है। ठीक है, बोला जा रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं जो गुण हम में नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। ठीक है, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, अब हम इस पैसेज को पढ़ लिया, समझ लिया। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है, अब संदर्भ कैसे लिखोगे, रेखांकित अंश का व्याख्या कैसे करोगे और इस क्वेश्चन के आंसर कैसे करोगे कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की मुंह कैसे ताकते हैं। ठीक है, आकर्षित कैसे हो जाती है, इसका कैसे आंसर करोगे, सब कुछ यहाँ पे देखो। सबसे पहले आप सभी को ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है खंड ब। 1 मिनट इसको थोड़ा समय, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खंड ब यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक पेन से, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला। ठीक है, अब इसमें देखो हम लिखेंगे संदर्भ, ब्लैक पेन से हेडिंग लगाएंगे, इसमें लिखेंगे संदर्भ। अब संदर्भ में क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं आप सबको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये मैं अंडरलाइन किया हूँ मित्रता। कहने का सेंस यहाँ पे है कि जो टॉपिक दिया गया है, पैसेज दिया गया है, मित्रता वाले चैप्टर से दिया गया है, इसके लेखक कौन है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो संदर्भ में यही बातें 2 बात लिखी जाती है, पाठ का नाम लेखक का नाम। कैसे लिखोगे, संदर्भ पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता, और मित्रता को आप ऐसे कर देना। ठीक है, ब्लैक पेन से मित्रता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये होता है संदर्भ लिखने का बहुत ही बढ़िया तरीका। समझ में आ गया। अब हमारा क्वेश्चन है देखो रेखांकित अंश का व्याख्या करना। और रेखांकित अंश क्या है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। बस खाली इतना का ही यहाँ पे अर्थ लिखना है, व्याख्या करना है। कैसे करोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे आ जाएगा। कैसे करोगे, लेखक के अनुसार समाज में अच्छे और बुरे चरित्र के लोग निवास करते हैं यानी कि रहते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति अच्छे गुण को अपनाना चाहता है। आप भी किसी व्यक्ति का अगर अच्छाई देखते हो तो आप चाहते हो कि मैं भी उसी इंसान के जैसा बन जाऊं, उनका गुण हमारे अंदर आ जाए। ठीक है, और वे उनकी तरफ ज़्यादा लगाव और आकर्षित हो जाते हैं, यही हमारा पैसेज बोल रहा है। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो जाते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं यहाँ पे समझो, कैसे लिखोगे तो लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अच्छे चरित्र व व्यवहार पाने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, आप भी अगर किसी का अगर अच्छाई देखना चाहते हैं, देखते हो तो उनकी अच्छाई मतलब कि अपने में उतारना लग जाते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है अथवा करके। ठीक है, तो दोनों को इनमें से किसी एक को करना था, या तो उसको करो या तो इसको करो कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच सकेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब इसको कैसे करोगे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बोर्ड के पेपर में दोनों में से किसी एक को ही करना है। यहाँ पे देखो 1 मिनट, कैसे इसको करोगे, इसको करने का तरीका यहाँ पे देखो, ये देखो सेम टू सेम वही गद्यांश है। हे गद्यांश तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से बता रखा था। ठीक है, जो भी लोग मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे उनको पता है। ठीक है, अब इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, व्याख्या कैसे करोगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के आंसर कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो
संदर्भ करने का दो तरीका होता है, एक तो मैंने ये बता दिया पहले वाला, और इसी तरीके से भी कर सकते हो। पाठ का नाम लिख सकते हो, पाठ का नाम है ममता और लेखक का नाम है श्री जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ऑलरेडी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करोगे कि थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्के जो कि ममता के पिता के शेरशाह की घूस के रूप में स्वीकार किया था, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ममता का मानना यह था कि विधर्मियों के लिए से लिया गया जो धन होता है विपत्ति का साधक हो सकता है। इस तरीके से बना करके कोई भी यहाँ पे मतलब ऐसा ही बताया जा रहा था कि क्या आपको भीख नहीं मिलेगी, ब्राह्मण का इतना बुरा कंडीशन हो गया कि कोई मुट्ठी भर उसे अन्न नहीं दे सकता है, ठीक है, क्या ये संसार बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, इसी के बारे में बना करके यहाँ पे लिख सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन दिया है, इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि ममता के द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है, किस कार्य को, मतलब कि किस कार्य को, अगर उसको भिक्षा नहीं मिलेगी तो यही बताया गया है कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, मतलब उसके परम पिता वो नहीं चाह रहे थे ऐसा काम करना, ठीक है, तो उसी काम को क्या बताया गया है, विरुद्ध बताया गया है। समझ में आ गया। चलो आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश वो गद्यांश था, ये पद्यांश है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, हमारा क्वेश्चन दिया है कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंग गिरलंग है, अंधों को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनी गुंग पुनि बोले, रंग चले चित्र सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। कई बार मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पूछ भी दिया, अब इसको मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कैसे करोगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले पूछा गया कि पदांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है इसके बारे में बताना है, ठीक है। सब कुछ मैं आप सभी को बताऊंगा। यहाँ पे देखो, चरण कमल बंदो हरियाई, सेम टू सेम वही वाला है। प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड यहाँ पे लिखोगे, लगाओगे हेडिंग बढ़िया से, इसी तरह से लिखना है। संदर्भ कैसे लिखोगे कि यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है, सूरदास नामक ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इतना बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्रसंग भी लिख दो कि इस पद्य में कवि सूरदास जी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन और उनके चरणों की वंदना करते हैं, ठीक है, प्रसंग हो गया। अब व्याख्या हमारा बोला गया है कि देखो यहाँ पे व्याख्या, यहाँ पे देख सकते हो व्याख्या कैसे करोगे कि बाहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले चित्र छत्र धराई। तो मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक है, बस इतना ही नहीं, मैं आप सबको पूरा बता दे रहा हूँ कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव इतना व्यापक है कि इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति क्या करने लगता है, चलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति चलने लगता है, ठीक है, पर्वतों को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की छाया या कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार दिया गया है, तो इसमें रूपक अलंकार दिया गया है। कौन सा अलंकार है, रूपक। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, काव्यगत सौंदर्य में कौन सी भाषा है, कौन सा छंद है, कौन सा गुण है, कौन सा रस है, कौन सी शैली है, सब कुछ मैं बता रखा हूँ, ठीक है। देख लो, भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा, रस है भक्ति रस है, छंद है गेय पद, गुण है प्रसाद, अलंकार है रूपक और शैली है मुक्तक। समझ में आ गया। चलो आगे हम बढ़ जाते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन है सेम टू सेम यही वाला, अथवा वाला, इसको करो या इसको करो, दोनों में से किसी को करना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। संस्कृत के खंड दिया रहेगा, इसको हिंदी में अनुवाद करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ऐसा ही समझ लो, ठीक है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यह जो नगरी है बनारस के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका संदर्भ लिख लो, बनारस के बारे में लिख दो कि ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, जो कि हिंदी का एक टुकड़ा है। तो इसमें इसका अनुवाद कैसे करोगे, यह नगरी भारतीय संस्कृति का मतलब कि ये जो नगरी है भारतीय संस्कृति वाली, संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, ठीक है। इत एवं संस्कृत वाणमस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध, ये जो संस्कृत भाषा है हर जगह फैली हुई है, इसका हर जगह आलोक फैला हुआ है, ठीक है। मुगल युवराज दारा सिको अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शस्त्रारम अध्ययनम अक्रोत, मुगल युवराज दारा सिको यहाँ पे आया था, भारतीय संस्कृति का दर्शन किया था, शास्त्र का अध्ययन किया था, सत्यसाम ज्ञानेनम, ठीक है, माने इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद
वो इतना प्रभावित हो गया था कि इसका उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में करवा दिया था। इसी के बारे में आप सभी को लिख देना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसके बारे में लिख लो कि मानव जीवस्य संस्करणम संस्कृति, इसके बारे में लिख लो। ठीक है, इसका भी क्या कर देना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और हिंदी में अनुवाद कर देना है, अर्थ लिख देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, देखो सेम टू सेम वही वाला है। इसका भी एक सूक्ति दिया है। इस सूक्ति का पदांश क्या करना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और हिंदी में अनुवाद कर देना, अर्थ लिख देना, जो भी मैंने अभी बताया था। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन अपठित खंड काव्य के आधार पर इसका आंसर देना है। ये हर जिले के लिए अलग अलग होता है, अपने जिले के हिसाब से इसको तैयार कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से, ये कोई बात बताने वाली नहीं है। मुक्तिदूत, ठीक है, तो बलिया वालों के लिए ये वाला आता है। ठीक है, कर्ण खंड काव्य वाला इसके बारे में। ठीक है, तो बलिया वाले लोग ये इसको याद करेंगे, बाकी अदर जिले वाले अपना देख लेंगे, उसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीवन परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 5-5 10 नंबर के जीवन परिचय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर के। और कैसे 10 नंबर स्कोर करोगे इसको समझो, बहुत ही ईजी है। ईजी इस तरीके से है कि आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि दिए गए निम्न में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का भी उल्लेख करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों में से किसी एक का यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है। कैसे करोगे यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ आप सभी को। किसी भी एक व्यक्ति का जीवन परिचय लिख करके, जैसे यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो जयशंकर प्रसाद का पूछा है तो मैं इन्हीं का बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 6वां। ठीक है, हेडिंग लगाओगे ब्लैक पेन से, जैसे यहाँ पे लगाया गया है। जीवन परिचय यहाँ पे लिखोगे जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि और श्रेष्ठ नाटककार, छायावाद के प्रवर्तक एवं कहानीकार माने जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और माता का नाम मुनि देवी था। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी, इनके मतलब कि शुरुआती कंडीशन क्या थी, उसके बाद इनका मृत्यु कहाँ पे हो गया था। ठीक है, उसके बाद इनकी फेमस रचना का नाम लिख दो, बाकी आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, इतना में एग्जामिनर नंबर दे देगा 5 नंबर, उससे मतलब कि नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम मुनि देवी था। ठीक है, जब ये छोटे थे तो इनके पिता और बड़े भाई का देहांत हो गया था। इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया था और अपने गृह के व्यापार को संभालते हुए इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा का अध्ययन किया। ठीक है, परिवारजनों की मृत्यु, आर्थिक संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को झेलते हुए रोगी होने के कारण 14 जनवरी 1937 ईस्वी को ये संसार से सिधारे जा चुके थे। ठीक है, मतलब कि इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे साहित्यिक योगदान भी लिख सकते हो। इनका जो भी साहित्यिक योगदान था, साहित्य में क्या क्या योगदान था। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं में ही संकोच और झिझक होते हुए भी अकुल चेतना का दर्शन है। ठीक है, इनकी रचनाओं में भी प्रकृति की रमणीयता और मधुर है। प्रसाद जी छायावाद कवि हैं। प्रसाद जी का काव्य के अलंकारों की दृष्टि से अत्यंत समृद्धि है। प्रेम और सौंदर्य उनके काव्य का प्रधान है। ठीक है, मानवीय संवेदना उसका प्राण है। प्रकृति को सचेतन अनुभव करते हुए उनके पीछे परम सत्ता का आभास कवि ने सर्वत्र किया है, यही उनकी रहस्यवाद है। ठीक है, इतना आप सभी बना करके लिख सकते हो। अभी आप सभी से मतलब साहित्यिक योगदान नहीं पूछा है तो आप नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जरूर लिखना है रचना का नाम। चित्रधारा, कानन, कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कमायनी। ठीक है, ये सभी मतलब रचना का नाम है। 1-2 रचना का नाम लिख दोगे, आपका काम यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोगों को लिखना है। समझ आ गया। और कवि का भी जीवन परिचय इसी तरीके से लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत या ठीक है महाकवि सूरदास, तो इनका भी सेम टू सेम उसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने आप सभी को बता दिया है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे अगला हमारे क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे समझ सकते हैं अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है श्लोक वाला। तो श्लोक तो कई बार बता रखा है। ठीक है, ये तो आराम से 2 लाइन का वाला है। ठीक है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये भी आराम से कर सकते हो। उत्तर संस्कृत में देना है। भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, पुराज का आसित, चंद्रशेखर का आसित, विरह केन पूजते। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विरह केन पूजते तो विरह पूजते। चंद्रशेखर का आसित कौन था भाई, इसके बारे में बताना है। पुराज का आसित ये कौन था, आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो 2 ही को करना है, 4 दिया है, 2 ही करना है, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब निबंध कैसे लिखोगे भाई, निबंध लिखने का तरीका यहाँ पे देखो। सबसे पहले मैंने बता रखा है कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण और निवारण, जनसंख्या लाभ हानि,
नारी सशक्तिकरण। तो चारों में से किसी एक के बारे में लिखना है। कैसे करोगे? मैं आप सभी को दो के बारे में बता दे रहा हूँ। एक पर्यावरण के बारे में, आतंकवाद के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, और मैं एक यहाँ पे और बताऊंगा छात्र और अनुशासन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे समझ सकते हो कैसे लिखोगे। जैसे यहाँ पे समझ सकते हो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में निबंध यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे पर्यावरण प्रदूषण, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तावना। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखेंगे प्रदूषण का, और फिर लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, और कैसे रोक सकते हैं इसके बारे में, रोकने का उपाय, और अंत में लिखेंगे उपसंहार वाले टॉपिक को। आओ समझते हैं कैसे लिखोगे। ठीक है, एक एक प्रश्न को यहाँ पे आराम से समझ लो, क्योंकि यही सब सारे बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले इसका मैंने बढ़िया से हेडिंग बना करके लिख दो कि दैवी गुणों के विकास के लिए आसुरी वृत्तियों के प्रतिरूप खर और दूषण को त्रेता में भगवान राम ने मारा था। ये सब घटनाएं मनुष्य को चित्तवृत्ति का प्रदूषण दूर करने की थी। तब भौतिक प्रदूषण नहीं के बराबर थे। उस टाइम भौतिक फिजिकल पॉल्यूशन बहुत ही कम था, नहीं था, ना के बराबर था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रदूषण का क्या क्या अर्थ होता है, इसका परिभाषा लिख देंगे कि वातावरण के दूषित हो जाने की या वातावरण के दूषित होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रदूषण बोलते हैं, जो मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि आदि में आज सर्वत्र व्याप्त है। ये जो हमारा पॉल्यूशन है कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? जल में, वायु में, ठीक है, ध्वनि में, मतलब हर जगह पाया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला हमारा लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। कई प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जल प्रदूषण। जल ही जीवन है, इसमें लिखेंगे कि जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन असंभव है। उद्योग धंधों का कचरा, ठीक है, रासायनिक तत्व आदि नदी में मिलकर भूमिगत जल को क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। अब इसी में लिख देंगे वायु प्रदूषण। इसमें कैसे लिखेंगे कि वृक्षों का कटान, उद्योग धंधों के धुएं से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम तथा CO2 ज़्यादा हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। ध्वनि प्रदूषण मतलब कैसे होता है भाई? तो मोटर, कार, बस, ट्रक, विमान, लाउड स्पीकर, बाजे, मतलब कई सारे के आवाज़ की वजह से ध्वनि पैदा हो जाता है। अनर्गल ध्वनि पैदा होने के इसको क्या बोलते हैं? ध्वनि प्रदूषण बोलेंगे। रासायनिक प्रदूषण मतलब कि जो भी हम कीटनाशक दवाइयाँ खेतों में छींटते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक प्रदूषण। अब कैसे रोकेंगे इसको? रोकने का उपाय क्या हो जाएगा भाई? तो प्रदूषण रोकने के व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किया जा रहा है। उद्योगी लाइसेंस होना चाहिए तभी रुक सकता है, या कचरे कूड़ादान में डालेंगे तब रुक सकता है, या जो भी सरकार के द्वारा नियम चलाया जा रहा है उसको हम पालन करेंगे, फॉलो करेंगे, तभी ये हमारा कंट्रोल हो सकता है। अब अंत में लिख देंगे उपसंहार वाली टॉपिक को कि सरकार प्रदूषण रोकथाम हेतु सजग है। ठीक है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा व स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। इसी तरीके से आप सभी को उपसंहार वाले टॉपिक को लिख देना है। समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर इतने सारे टॉपिक को पूरे पेपर को तैयार करके चले जाते हो और जैसे मैंने बताया था इस तरीके से आप इस बोर्ड के पेपर में अगर आप लिख देते हो तो आप सभी लोग का बोर्ड के पेपर में आप सभी का 70 में 70 पक्का हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।